उसमें भारत के संविधान के भाग प्लस अनुसूची वहां तक ले चलेंगे, यानी कि बात कर रहे हैं 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम तक। इसके बीच में बहुत सारा क्वेश्चन आता है, आप सभी लोगों को सारा क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, बहुत बार पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा जो कंफ्यूजन रहता है, एक बार अभी देखेंगे ना तो इसको क्लियर हम लोग अभी कर लेंगे। बहुत ही शॉर्ट टाइप का नोट बना हुआ है, ठीक है ना। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, थोड़ा सा सुनिएगा, क्योंकि सब कुछ पढ़ा हुआ है तो मन करेगा जल्दी जल्दी बोलने का, ठीक है ना, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। इसको देखते हैं। सबसे देखिए, भारतीय संविधान का निर्माण जो है ये क्यों किया गया था? भारतीय संविधान का निर्माण क्यों किया गया था? सामान्य बात है, भारत को अच्छे से रेगुलेट करने के लिए, भारत को एक नियम कानून में ढाल करके चलाने के लिए भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था, ठीक है ना। सबसे पहले देखिए, आप कैबिनेट मिशन के बारे में जानते हैं। भारत में कैबिनेट मिशन आती है और वहीं से भारतीय संविधान सभा का निर्माण चालू होता है और उसी संविधान सभा के द्वारा जो है भारत के संविधान का निर्माण किया जाता है। सबसे पहला प्रश्न बनता है, भारत में कैबिनेट मिशन कब आया है? 1946 में, बिल्कुल सही है, 1946 में भारत में कैबिनेट मिशन आया है। और अगर डेट की बात करें तो डेट है 24 मार्च 1946 को। 24 मार्च 1946 को भारत में कैबिनेट मिशन आया है और कैबिनेट मिशन यह कह रहा है कि आप लोग ऐसा कीजिए कि एक जो है ना वो तत्काल का एक गवर्नमेंट बना लीजिए और एक संविधान सभा बनाइए और उस संविधान सभा के द्वारा जो है आप लोग भारत का एक संविधान का निर्माण कीजिए, क्योंकि हम लोग भारत को छोड़ने वाले हैं और जैसे ही हम लोग छोड़ देंगे तो भारत को आप लोग चलाइएगा कैसे? तो इसके लिए आपके पास एक नियमित कोई दस्तावेज होना चाहिए ना जिससे आप चला सके। तो कैबिनेट मिशन के संस्तुति पे ही भारत का जो वर्तमान हम लोग का संविधान है उसका निर्माण हुआ, ठीक है ना। इसी के तहत जो है देखिए, थोड़ा सा पहले चलते हैं और रेगुलेटिंग एक्ट पे आते हैं। पहला रेगुलेटिंग एक्ट है कौन सा? 1773 का। 1773 का। इससे पहले जो पढ़ेंगे वो बहुत सारा मेडाइवल में है पढ़ना, उतना अभी नहीं पढ़ना है। अभी 1773 से लेकर के 1947 तक चलेंगे, ठीक है ना। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। पिट्स इंडिया एक्ट कब आता है? 1784 में। पिट्स इंडिया एक्ट कब आता है? 1784 में। इसके बाद पिट्स इंडिया के बाद चार्टर एक्ट आता है 1793, ठीक है ना। 1793 के बाद फिर 20-20 साल का 3 एक्ट आएगा, ठीक है ना। इसके बाद दूसरा जो चार्टर एक्ट आता है वो 1813, 13 के बाद 20 साल 33, 33 के 20 साल 53, 53 के 20 साल 73, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले ना 1857 की क्रांति हो जाती है और 1857 की क्रांति जैसे ही हो जाती है तो ब्रिटिश सांसद को लग जाता है कि अब जो है ना ये कंपनी से ये भारत चलने वाला है नहीं। वहां पे विद्रोह हो रहा है, अब कंपनी से नहीं चलेगा, अब डायरेक्ट जो है ना कमान अपने आप को संभालना पड़ेगा। और 1858 में आप लोग जानते हैं कि डायरेक्ट भारत का शासन जो है वो कंपनी से छीन करके कहां चला गया? ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला गया, मतलब ब्रिटिश संसद के अंतर्गत चला गया, ठीक है ना। इसमें देखते हैं क्राउन के अंतर्गत जो जितने भी शासन अधिनियम पारित किए गए, इसमें सबसे पहला कौन सा हो जाएगा? 1858 का। 1858 का पहला एक्ट आता है 1858 का। दूसरा आता है 1861 का भारत शासन परिषद अधिनियम। तीसरा आता है 1892 का। 1892 के बाद आता है 1909, 1909 के बाद 1919, 1919 के बाद 1935, 1935 के बाद 1947, ठीक है ना। इन सब का अलग अलग नाम है। जैसे 1892 के बारे में भारत शासन अधिनियम परिषद अधिनियम ही कहा जाता है। उसके बाद 1909 में चलिएगा तो उसको जो है सो मार्लो मिंटो के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जब 1919 को चलिएगा तो वो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से जाना जा रहा है। 1935 का अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1935 के नाम से ही जाना जा रहा है और 1947 का जो अधिनियम है वो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के नाम से जाना जा रहा है, ठीक है ना। इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, इस अधिनियम के अंतर्गत जो है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण स्थापित किया गया, ठीक है ना। इसी अधिनियम के तहत जो है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन पर जो है ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण का शुरुआत यहीं से होता है। कब से? 1773 के एक्ट से। थोड़ा सा बोरिंग लगेगा लेकिन थोड़ा सुनिएगा तो अभी चीजें बहुत सारी क्लियर होगी, ठीक है ना। इसके बाद देखिए, इस अधिनियम के तहत बंगाल में गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद बना दिया गया और उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, ठीक है ना। किस एक्ट के तहत? 1773 के तहत। इस व्यवस्था के तहत वारेन हेस्टिंग बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने हैं, ठीक है ना। इसके बाद देखिए, इस व्यवस्था के तहत मद्रास बंबई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर के अधीन किया गया। कब किया गया? 1773 में। बंगाल का जो है ना रेवेन्यू ज्यादा था, बंगाल ज्यादा कर वसूल पा रहा था,
जबकि वहां पे जो मद्रास था, ठीक है ना, और बंबई था, वो ज्यादा कर नहीं वसूल पाता था, तो बोला कि आप इसके अंडर में रह करके काम कीजिएगा। ये कब हो रहा है? 1773 में। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कब बनाया जा रहा है? 1773 में। इसके बाद देखिए, इस अधिनियम के तहत 1774 में बंगाल में यानी कि कोलकाता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसके एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे, ठीक है ना। कब किया गया? 1774 में। 1774 में इस अधिनियम के तहत जो है ना, उच्चतम न्यायालय के जो प्रमुख न्यायाधीश थे उनका नाम क्या था? एलिजा एम्फे, एलिजा एम्फे, ठीक है ना। जबकि 3 जो अन्य न्यायाधीश थे उनका नाम था चेम्बर्स, लिमेस्टर और हाइट, ठीक है ना, चेम्बर्स, लिमेस्टर और हाइट। ये सब चीज आप लोग को पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा हम इसको कंटिन्यू करते हैं स्पीड में। चेम्बर्स, लिमेस्टर और हाइट थे, जबकि इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा एम्फे थे। इसके बाद देखिए, इस अधिनियम के तहत कंपनी द्वारा भारत के राजस्व, नागरिक और सैन्य संबंधी समस्त सूचनाओं को ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया गया, ठीक है ना। इस अधिनियम के तहत कंपनी को कहा गया कि भारत में कोई भी अब घटना होगी, चाहे वो राजस्व को लेकर के घटना होगी, चाहे वो सैनिक को लेकर के घटना होगी, चाहे कोई प्रशासनिक घटना होगी, इसके बारे में इंफॉर्मेशन आप निश्चित रूप से ब्रिटिश क्राउन को दीजिएगा। ये कब कहा गया? 1773 के एक्ट में ही कहा गया, 1773 के एक्ट में। इसके बाद देखिए, 1773 के बाद 1781 का एक्ट पे चलते हैं, जिसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है, या फिर कहा जाता है कि 1773 के एक्ट में कुछ कमी जो महसूस हो रही थी उसको दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया 1781 में। 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्या है? देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया इस अधिनियम के तहत कोलकाता की सरकार को बंगाल, बिहार, ओडिशा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार दे दिया गया। यानी कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको अधिकार दे दिया गया कि आप जो है इसके लिए, बिहार के लिए, ओडिशा के लिए और बंगाल, तीनों के लिए अब जो है आप विधि निर्माण का कार्य कर सकते हैं। ये कब कहा गया? 1781 में। सबसे प्रमुख बात इसी को याद रखिएगा, 1781 में जो है कोलकाता की सरकार यानी कि बंगाल के गवर्नर जनरल को यह हक दे दिया गया कि आप बिहार और ओडिशा के लिए भी अब कानून बना सकते हैं। इसके बाद देखिए, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, सब लोगों को याद है। पिट्स इंडिया एक्ट क्या था? इसके तहत भारत में कंपनी के कार्यों का प्रशासन ब्रिटिश सरकार को पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया। ध्यान से सुनिए, इसके तहत भारत में कंपनी के कार्यों एवं प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार का पूर्ण नियंत्रण हो गया। मतलब अब जो स्वतंत्र रूप से जो काम कर रहा था कंपनी, अब वो स्वतंत्र रूप से काम नहीं करेगा। उस कंपनी पे, भारत पे नहीं, उस कंपनी पे पूर्ण अधिकार जो है ये पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत जो है ब्रिटिश का हो गया है, ठीक है ना। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लाया है, जिसमें ब्रिटिश क्राउन जो है कंपनी पर फुल्ली अधिकार रख रहा है और कंपनी व्यापार कर रहा है भारत में। इसके बाद देखिए, इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया। कंपनी का व्यापारिक काम एक होगा और राजनीतिक काम अलग होगा, ठीक है ना। ये कब किया गया? 1784 में। भारत में कंपनी के द्वारा शासित क्षेत्रों को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। यानी कि कंपनी पे अधिकार किया ब्रिटिश, और कंपनी जहां जहां अधिकार किए हुए है, पहली बार वो पिट्स इंडिया एक्ट था 1784 का, जहां पे कहा गया कि ये सब क्षेत्र जो है ये ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र होगा। इसकी जिक्र जो पहली बार आती है, कब आती है? 1784 में। जहां जहां कंपनी का क्षेत्र है ना, उसको बोला गया कि ये अब ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र है। आगे देखिए, भारत में द्वैध शासन की शुरुआत हुई जो 1858 में, 1858 तक विद्यमान रहती है। द्वैध शासन समझ रहे हैं क्या होता है? द्वैध शासन, द्वैध शासन का मतलब हुआ दो तरह का शासन। द्वैध शासन का मतलब दो तरह का शासन। अभी जस्ट तो पढ़े हैं, इसके तहत यानी कि 1784 के तहत कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्य को एक दूसरे से अलग कर दिया गया। मतलब व्यापारिक काम एक बोर्ड करेगा और राजनीतिक काम एक बोर्ड करेगा। यही तो है द्वैध शासन, और कहां कुछ है। मतलब दो तरह का शासन हो रहा है, दो स्तर पे शासन हो रहा है, यही द्वैध शासन है, ठीक है ना, जो 1858 में चल करके खत्म हो जाता है। कंपनी में द्वैध शासन जो आई है, कब आई है? 1784 में। आगे देखिए, कंपनी के वाणिज्यिक संबंधी मामले के लिए निर्देशक मंडल की गठन की गई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए, और अनुमति मिली। जबकि राजनीतिक मामले के लिए जो है ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या हुआ? हाँ, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो क्या देखेगा? तो जितना भी व्यापारिक मामला है, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो क्या देखेगा? जितना भी पॉलिटिकल मामला है, राजनीतिक मामला है। यही दोहरी शासन है। इसको खत्म कब किया गया? 1858 में। कब चालू हुआ दोहरी शासन कंपनी में? 1784, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। सबसे इंपोर्टेंट याद रखिएगा, 1784 पिट्स इंडिया एक्ट दोहरी शासन का प्रारंभ हुआ, 1858 में इसकी समाप्ति होती है। इसके बाद देखिए 1813 का, ये 1784 का एक्ट था, अब 1813 का। यहां से अब प्रशासनिक सुधार बहुत ज्यादा
ज्यादा होने लगेगा और यहीं से मॉडर्न हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। 1813 का चार्टर एक्ट जो था, इसके तहत कंपनी के भारतीय व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था, जो अकेला कंपनी राज करेगा, अकेला व्यापार करेगा, इस अधिकार को खत्म कर दिया गया। कब? 1813 में। 1813 में। हालांकि कंपनी को चीन से व्यापार तथा कंपनी को भारत में चाय का व्यापार करने की स्वतंत्रता दी गई। मतलब चीन से आप कहा गया कि व्यापार करो। मेन है ना, ब्रिटिश सरकार को दिख गया कि अब हमको यहाँ पे विस्तार करना है, तो मान लीजिए ये कंपनी भारत में तो विस्तार कर चुका है, तो भारत को कब्जा कर लो। अगर चीन से ये व्यापार बढ़ा रहा है तो चीन में भी विस्तार होने दो, तो चीन को भी कब्जा कर लेंगे। इस नीति के तहत जो है ना, बोला कि आप चीन के साथ व्यापार कीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं। भारत में भी चाय का उत्पादन कीजिए, चाय बेचिए, इससे ज्यादा अब आप कुछ नहीं कर सकते। मतलब जो ये मोनार्की जो बनाए हुए ना, मतलब एकाधिकार जो बनाए हुए हैं, ये मोनोपोली अब नहीं चल पाएगा, ठीक है ना। ये कब किया गया? 1813 में। यानी क्वेश्चन पूछता है कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो है, ब्रिटिश क्राउन के द्वारा जो है, कंपनी के एकाधिकार को भारत में कब खत्म किया गया? 1813। अभी देखिए ना, बहुत अच्छा लगेगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनते रहिए। इस अधिनियम के तहत भारत में शिक्षा एवं विकास के विस्तार के लिए 1 लाख रुपए प्रति साल जो है ना, ये देने की घोषणा की गई। इसी अधिनियम के तहत, 1813 का अधिनियम के तहत भारत में जो है ना, ब्रिटिश सरकार के द्वारा गवर्नर जनरल को 1 लाख रुपया पर ईयर दिया गया और बोला कि इससे जो है ना, आप ऐसा कीजिए कि यहाँ के शिक्षा और जितना भी सांस्कृतिक विकास है, इस कार्य में आप 1 लाख रुपया प्रति ईयर लगाइए। आज का वो बहुत पैसा हो जाएगा, 1 लाख रुपया ज्यादा पैसा होगा, लेकिन जैसा क्षेत्र था उस हिसाब से बहुत कम था। तो पहली बार जो शिक्षा के विकास के लिए पैसा दिया गया, वो कब दिया गया? 1813 में दिया गया। 1813 के बाद चलते हैं 1833 का चार्टर एक्ट। 20-20 साल पे बोल रहे हैं ना, 20-20 साल पे ये आएगा। 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 के चार्टर एक्ट में देखिए, इस एक्ट के द्वारा कंपनी के चीन से व्यापार के एकाधिकार को भी समाप्त कर दिया गया। और 1813 में तो बोला था कि एकाधिकार खत्म हो गया, लेकिन चीन के साथ आप व्यापार कर सकते हैं, भारत में चाय पत्ती का आप मतलब व्यापार कर सकते हैं। लेकिन 1833 के बाद दूसरा जो एक्ट आता है, उसमें बोल दिया गया कि अब जो है ना, तुम रहने दो, अब हम देख लेते हैं, अब चीन के साथ जो तुम्हारा व्यापार है, इसको भी हम खत्म करते हैं। कौन बोला? ब्रिटिश क्राउन बोला, ठीक है ना, ब्रिटिश क्राउन बोला। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, उसको क्या कर दिया गया? भारत का गवर्नर जनरल। कब? 1833 में। 1833 में बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कब बनाया गया? बताइए। 1800 कहाँ आप लोग? 1784 में कहाँ भूल रहे हैं? 1773। हाँ बिल्कुल सही है, 1773 के द्वारा ही जो है ना, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब देखिए, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल जो बनाया जाएगा, वो कब बनाया जाएगा? 1833, ठीक है ना, 1833 में। इसके बाद देखिए, गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में एक चौथे सदस्य का एंट्री होता है, ठीक है ना। गवर्नर जनरल का जो परिषद था ना, उसमें 3 लोग काम करते थे। अब एक नया इंट्रोड्यूस किया गया पद, और बोला क्या कि ये जो है ना, आप जैसा जैसा बोलिएगा ना, वैसा वैसा ये कानून बना करके देगा। तो चौथे सदस्य का जो एंट्री होता है विधि सदस्य के रूप में, वो कब होता है? 1833 में। 1833 में इस एक्ट के तहत दास प्रथा का उन्मूलन किया गया, ठीक है ना। दास प्रथा को कब खत्म किया गया था? आप लोग को याद है? 1843 में, 43 में। तो किस अधिनियम के तहत खत्म किया गया? 1833 के अधिनियम के तहत। 1833 के अधिनियम के तहत इसको जो है नियम बना करके इसको समाप्त किया गया। इस एक्ट के तहत कानून बनाने की शक्ति का केंद्रीकरण किया गया। यानी कानून जो है ना, ऐसा नहीं कि कभी मद्रास वाला अपना बना लेगा, वो अपना बना लेगा, ये नहीं। अब जो है एक गवर्नर जनरल रहेगा और वो भारत का गवर्नर जनरल रहेगा, और कानून बनाने का जो पूरा शक्ति है पूरे भारत के लिए, वो अब इसी गवर्नर जनरल के परिषद के पास होगा। तो कानून बनाने की शक्ति का केंद्रीकरण कब किया गया? 1833 में। कानून बनाने के शक्ति का केंद्रीकरण कब किया गया? 1833 में। आगे देखिए, इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को एक विधि आयोग का नियुक्ति करने का भी प्राधिकार दिया गया, और बोला कि एक तो विधि के लिए, एक विधि निर्माण के लिए एक सदस्य तो आपके पास रहेंगे ही, लेकिन अगर आपको जरूरत लगेगा कि नहीं विधि निर्माण के लिए ज्यादा और झंझट है, तो आप ऐसा कीजिए, एक आयोग बना लीजिए, एक कमीशन बना लीजिए, उसमें 200-400 आदमी को मन होगा तो कमीशन में 200-400 आदमी को रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरा छूट दिया गया भारत के गवर्नर जनरल को। कब? 1833 में। 1833 में, ठीक है ना। इसके बाद एक बार क्विक जो है ना, इसका इंपोर्टेंट जो फैक्ट है वो हम करवा देंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा सुन लीजिए। इसके बाद देखिए, 1833 के बाद जो एक्ट आएगा वो कब आएगा? 1853 का, 20 साल के बाद। 13, 33, 53, 13,
तिरपन के बाद भी 20 साल के बाद आता, लेकिन बीच में ही मामला बिगड़ गया 1857 का क्रांति होकर के। इसके बाद देखिए 1853 का जो चार्टर एक्ट था, इस एक्ट के तहत कार्यपालिका तथा विधायक की शक्ति का पृथक्करण निश्चित कदम उठाया गया। कार्यपालिका और विधायिका जो शक्ति था ना, इन दोनों को बोला कि अलग अलग काम कीजिए, ठीक है ना। मतलब किसी भी चीज को जो इंप्लीमेंट करते हैं वो ऐसा नहीं है एक आदमी पावर रखिए एक आदमी काम करवाइए, ऐसा नहीं कि मेरे पास ही पावर है और हम ही काम कर रहे हैं। ये काम को अलग करने का कार्यपालिका से मतलब विधायिका को अलग करने का जो काम किया गया वो किस एक्ट के तहत किया गया? 1853 के एक्ट के तहत किया गया, ठीक है ना। इस एक्ट के तहत भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई, ठीक है ना। और भारत में पहली बार विधान परिषद की स्थापना हो रही है, जो विधान परिषद 1935 तक कार्य करता रहेगा, ठीक है ना। 1935 में बहुत सारा काम करता है विधान परिषद, आगे देखेंगे। पहली बार जो विधान परिषद का जो स्थापना किया गया भारत में, वो कब किया गया? 1853 के एक्ट के तहत ही किया गया, 1853 के एक्ट के तहत। और जब विधान परिषद का अगर गठन हो रहा है तो अब यहां से संवैधानिक बहुत सारा बदलाव होगा, प्रशासनिक बहुत सारा बदलाव होगा। इसके बाद देखिए 1858 का भारत शासन अधिनियम, इससे पहले 1857 की क्रांति के बारे में, तो 1857 का क्रांति फिर वो हिस्ट्री का पार्ट चला जाता है, फिर उसको करेंगे तो फिर ये सब छूट जाएगा, ठीक है ना। 1858 का जो भारत शासन अधिनियम आया उसके बारे में देखते हैं। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के उपरांत ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1858 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम को एक्ट फॉर द बेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नाम दिया गया। इस 1858 का नाम क्या पड़ा? द एक्ट फॉर द बेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। कंपनी का शासन पूर्ण रूप से समाप्त। 1813 से ही कंपनी पे नजर है। 1813 में बोला कि आपका एकाधिकार खत्म, सिर्फ आप चीन के साथ संबंध रखिए, वहां अगर व्यापार करने में सक्षम है कीजिए। भारत में अगर व्यापार करना है, सिर्फ आप चाय बेचने के लिए आए थे, चाय बेचिए, बाकी काम पूरा ब्रिटिश देख लेगा, ठीक है ना। 1833 में उस काम को भी खत्म कर दिया, बोला कि नहीं ये भी आपका काम खत्म, चाय चीनी के साथ जो व्यापार है वो भी खत्म। और 1858 में कंपनी का एकाधिकार को पूर्ण रूप से ऑफिशियली खत्म कर दिया गया और भारत पे जो पूर्ण नियंत्रण आ गया वो किसका आ गया? ब्रिटिश क्राउन का आ गया। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के शासन को समाप्त करके भारत का शासन जो है प्रत्यक्ष रूप से महारानी के अधीन चला गया। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में लागू द्वैध शासन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, द्वैध शासन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। 1784 पिट्स इंडिया एक्ट, इस एक्ट को भी खत्म कर दिया गया। 1784 के द्वारा जो बीओसी और बीओडी का जो पद बनाया गया था उस पद को समाप्त कर दिया गया। कब? 1858 में, ठीक है ना। इसके बाद देखिए इस अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल को अब भारत का वायसराय कहा गया। बहुत अच्छा। इस अधिनियम के तहत जो है ना भारत के जो गवर्नर जनरल होते थे उनका नाम बदल करके क्या कर दिया गया? भारत के वायसराय के रूप में कर दिया गया, ठीक है ना। और इस अधिनियम के तहत भारत के पहले जो वायसराय थे वो कौन बने? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है ना। लॉर्ड कैनिंग का जो कार्यकाल रहता है कब से कब तक रहता है? 1856 से लेकर के 1862 तक। इसी बीच में जो है ना 1856 में वो क्या बनते हैं? भारत के गवर्नर जनरल बनते हैं, भारत के गवर्नर जनरल बनते हैं। और 18 वायसराय का पद ही नहीं है 1856 में, 1856 में तो पद ही नहीं है ना, मतलब वही व्यक्ति वही रहते हैं, सिर्फ नाम बदला गया और कुछ नहीं है। 1856 में ये भारत के गवर्नर जनरल बनते हैं और 2 साल के बाद जो है 1858 में इनका नाम क्या कर दिया जाता है? वायसराय कर दिया जाता है। मतलब नाम सिर्फ चेंज हुआ है, काम वही है, ठीक है ना। और इसके बाद ये जो है 4 साल और काम करते हैं और 62 तक ये रहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद देखिए भारत शासन अधिनियम 1861 आता है। क्या आता है? 1861 आता है, 1861 आता है। इसमें जो है ना अब क्या किया जाएगा? वायसराय को काम बढ़ाया जाएगा, वायसराय का शक्ति जो है वो इंक्रीज किया जाएगा। अब देखिए इस अधिनियम के तहत या फिर इस कानून के तहत जो है कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधित्व को शामिल करने की शुरुआत की गई। कानून बनाने का जो प्रक्रिया था ना उसमें जो चापलूस भारतीय व्यक्ति थे, ध्यान से सुनिए, उसमें जो चापलूस भारतीय व्यक्ति थे, जो ब्रिटिश जो कहेगा उस कानून में जी सर का सहमति देंगे, वैसे भारतीयों को शामिल करने का जो परंपरा चालू हुआ है वो कब हुआ? 1861 में। एक और क्वेश्चन पढ़ते हैं आप लोग कि भारतीय जो वायसराय थे उनको अध्यादेश जारी करने की शक्ति कहां से मिलती है? यही 1861 से मिलती है, ठीक है ना। 1862 में लॉर्ड कैनिंग 3 भारतीयों को, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को भारतीय विधान परिषद में शामिल करते हैं। भारतीय विधान परिषद की शुरुआत कहां से हुई है?
1853 से। बहुत अच्छा। भारतीय विधान परिषद की शुरुआत कहां से हुई है? 1853 से। आज जो लोकसभा राज्यसभा है ना, इसका पूर्ववर्ती अगर माना जाए तो भारतीय विधान परिषद ही था, ठीक है ना, इंडियन काउंसिल ही था पहले, उसी का जो है सो बाद में उसको ट्रांसफर किया गया। तो इसमें 3 लोगों को जो है सबसे पहले लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1862 में शामिल किया जाता, बनारस के राजा थे, पटियाला के महाराजा थे, और सर दिनकर राव जी को शामिल किया जाता भारतीय विधान परिषद में, ठीक है ना। इसके बाद देखिए, वायसराय को आपातकालीन और विधान परिषद को सलाह के बिना ही अध्यादेश जारी करने की अनुमति दे दी गई, जिस अध्यादेश की वैलिडिटी कितनी थी? जो अभी है 6 माह। अध्यादेश की वैलिडिटी कितना? 6 माह तक, ठीक है ना। इसके बाद देखिए, इस अधिनियम के तहत वायसराय को नए प्रांतों की स्थापना, उनकी सीमाओं में परिवर्तन का अधिकार मिल गया। यानी जो वर्तमान का भारतीय आर्टिकल 1, 2 और 3 है, वो भी शक्ति जो है किसको मिल गया? वायसराय को मिल गया। कब? 1861 में। 1861 में कि अगर मन है आपको बंगाल का विभाजन करने का, कर दीजिए, ठीक है ना। मन है आपको बंगाल का नाम अलग रखने का, रख दीजिए, कोई आपसे पूछने वाला नहीं है। तब ना लॉर्ड जो है सो कर्जन जाकर के 1905 में बंगाल का जो विभाजन करता है, उसको शक्ति मिला कहां से? ये शक्ति यहीं से मिला। कहां से? 1861 के अधिनियम से। 1861 के अधिनियम से। इसके बाद देखिए, इस अधिनियम के तहत वायसराय को प्रांतों में विधान परिषद की स्थापना का शक्ति दिया गया। बोला कि अगर आपको मन है कि प्रांतों में, जो ब्रिटिश प्रांत है, वहां भी अगर आपको लगता है जरूरत, तो आप इंडियन काउंसिल का जो है स्थापना कर सकते हैं। हालांकि ऐसा हुआ नहीं, ठीक है ना। 1862 में बंगाल में, 1866 में उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत तथा 1897 में पंजाब में विधान परिषदों का गठन किया गया, ठीक है ना। 1861 में यह शक्ति मिली है। 1862 में पहली बार बंगाल में विधान परिषद की स्थापना। 1866 में उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, ठीक है ना, यूपी का यह भाग है, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में। 1897 में पंजाब में विधान परिषद का गठन किया गया, ठीक है ना। इसके बाद देखिए, 1892 का एक्ट आता है, बहुत इंपोर्टेंट। 1892 के एक्ट के बारे में 2-3 चीज आपको याद रखना होगा। इस अधिनियम के द्वारा जो है ना, एक समिति का गठन किया गया, जो समिति के सिफारिश पर अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की भारत में पहली बार शुरुआत हो रही है। पहली बार भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कब हुई है? 1892 में। 1892 में भारतीय विधान परिषद में जो है, भारतीय विधान परिषद को जो है यह अधिकार दिया जाएगा 1892 में ही, कि कोई भी बजट आएगा, कोई भी धनराशि का जो चर्चा होगा, उस पे ना आप बहस कर सकते हैं। बहस करने से कोई फायदा ही नहीं है, उसको मानना तो है नहीं, तो बहस करने से कोई फायदा नहीं था। लेकिन चलिए, कम से कम एक बहस करने का जो है, उस पे एक सवाल पूछने का जो मौका मिला है, वो कब मिला है? 1892 में। 1892 में मिला है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए, 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम आता है, जिसको किस नाम से जानते हैं? मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। यहीं से सबसे पहले जो है ना, भारत में मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इसमें मिंटो तत्कालीन क्या थे? वायसराय थे। मिंटो क्या थे? भारत के तत्कालीन वायसराय थे। और मार्ले क्या थे? राज्य सचिव थे। एक चीज बताना भूल गए, 1858 में जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को खत्म कर दिया गया, तो कंट्रोल किसी न किसी के पास तो होना चाहिए। तो कंट्रोल जो है ना, भारत के राज्य सचिव के पास गया। किसके पास गया? भारत के राज्य सचिव के पास। भारत का राज्य सचिव क्या था? दोहरी शासन को तो खत्म कर दिया। द्वैत शासन जो था, जो 1784 में आया था, उसको खत्म किया। और द्वैत शासन को खत्म करके बोला क्या कि एक पावरफुल व्यक्ति को हम बनाएंगे, जो भारत का एक राज्य सचिव होगा, ठीक है ना। वायसराय से जस्ट नीचे का पावर होगा, वायसराय से जस्ट नीचे का पावर होगा, और वो डायरेक्ट रिपोर्ट करेगा किसको? तो ब्रिटिश सांसद को, वायसराय को नहीं, डायरेक्ट रिपोर्ट करेगा ब्रिटिश सांसद को। ब्रिटिश सांसद और यहां भारत के वायसराय, इस दोनों के बीच का जो कड़ी होगा, वो क्या होगा? भारत के राज्य सचिव, जिसका गठन कब होता है? 1858 में। कब होता है? 1858 में। यही मार्ले जो है ना, यही मार्ले, ये भारत के राज्य सचिव थे 1909 में। क्या थे? 1909 में। और मिंटो उस समय सचिव थे, सॉरी ये वायसराय थे। मिंटो उस समय क्या थे? वायसराय थे। आप लोग पढ़ते हैं ना, 1905 में जो है क्या हुआ? मार्ले अलग व्यक्ति है, मिंटो अलग व्यक्ति है। मार्ले जो है भारत के राज्य सचिव है, मिंटो जो है उस समय, मिंटो द्वितीय जो है उस समय भारत के गवर्नर, वायसराय है, ठीक है ना, भारत के वायसराय है। आप लोग को पता है ना, 1899 में सबसे पहले जो है ना, ये कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। 1899 में लॉर्ड कर्जन थे ना, 1899 में लॉर्ड कर्जन बनते हैं। 1905 तक उनका शासन चलता है। 1905 के बाद यही मिंटो द्वितीय, जिनकी अभी चर्चा हो रही है, यही मिंटो द्वितीय ना भारत के वायसराय बनते हैं। और इन्हीं के कार्यकाल के समय जो है, मार्ले क्या थे? भारत के राज्य सचिव थे। और इसी के सिफारिश पर जो है ना, एक भारत में सुधारात्मक एक मतलब अधिनियम आता है। उसके बारे में देखिए, इस अधिनियम में है क्या क्या। तो इस अधिनियम के तहत पहली बार भारतीय वायसराय को जो है ना, कार्यपालिका परिषद से जोड़ने का प्रावधान किया गया। यानी कि भारतीय व्यक्ति को जो है ना, पहली बार मतलब
जो गवर्नर का जो कार्यपालिका परिषद था उसमें पहली बार जो एंट्री करने का जो काम किया गया वो कब किया गया? 1909 में। कब किया गया? 1909 में। भारतीय व्यक्ति को सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। उन्हें विधि सदस्य के रूप में शामिल किया गया। किस रूप में शामिल किया गया? विधि, यानी कि कानून बनाने वाले सदस्य के रूप में। ऐसा नहीं कि कानून का हेड थे, वो कानून बनाने वाली जो समिति थी ना उसमें एक सदस्य के रूप में एसपी सिन्हा को, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को पहली बार शामिल किया गया। इस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व तथा अलग निर्वाचन क्षेत्र की स्थापना की गई और इसी के लिए 1909 के अधिनियम को भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना जाता है। मिंटो को माना जाता है ना भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक। किसे? लॉर्ड मिंटो द्वितीय को। तो इसी अधिनियम के तहत जो है ना भारत में एक सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की भी शुरुआत होती है कि जैसे जितने भी अल्पसंख्यक है ना उनके लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था, उनके लिए अलग प्रतिनिधित्व की व्यवस्था। ऐसा नहीं है कि जैसे कि मान लीजिए आज ये एक समस्तीपुर संसदीय क्षेत्र है तो यहाँ पे जो है ना अगर क्या कर दिया जाए कि इसका बंटवारा करके और बोला जाए कि यहाँ पे इस क्षेत्र में ना अल्पसंख्यक जो है, कोई भी अल्पसंख्यक, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी अल्पसंख्यक हो, इसका संख्या ज्यादा है, इसका एक प्रतिनिधित्व अलग से खड़ा होगा और इसका वोट यही जो अल्पसंख्यक है केवल और केवल यही करेगा। ये जो पहली बार होता है कब होता है? 1909 में होता है। 1909 में होता है। पहली बार क्वेश्चन पूछा था, ठीक है ना, बीपीएससी में एक प्रश्न पूछा था कि पहली बार मिंटो को जो है ना ये विचार किसके द्वारा डाला गया था। मिंटो का ये अपना विचार नहीं था कि हमको सांप्रदायिक निर्वाचन लाना है। ये पहली बार भारतीय एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिनके द्वारा एक निर्वाचन मंडल जाकर के वहां पे मिलता है और ये विचार डालता है। उस निर्वाचन मंडल के हेड कौन थे बता सकते हैं? बहुत अच्छा, कौन बोले? आगा खां। आप बोले आगा खां थे। आगा खां के नेतृत्व में 1906 में जाकर के एक निर्वाचन मंडल जो है तो जाकर के मिलता है, ठीक है ना, और वो मिंटो से सिफारिश करता है कि भारतीय जितने भी अल्पसंख्यक है ना उनके लिए एक पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की जाए, ठीक है ना। और उसी के तहत जो है मिंटो वो सबमिट करता है 1906 में ही, कहां पे? ब्रिटेन में, कि ऐसा ऐसा व्यवस्था किया जाए और 1909 में वो पारित हो जाता है। 1909 में पार्लियामेंटो सुधार आता है, ठीक है ना। इस अधिनियम के तहत सांप्रदायिकता को वैधानिक रूप प्रदान किया गया। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक के रूप में माना जाता है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए 1919 का जो भारत शासन अधिनियम आता है जिसको किस नाम से जाना जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। फिर क्या हो जाएंगे? मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव और चेम्सफोर्ड क्या हो जाएंगे? उस समय के वायसराय। भारत के राज्य सचिव कौन है? मॉन्टेग्यू, और चेम्सफोर्ड क्या है? भारत के वायसराय है, ठीक है ना। अब देखिए इस मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। किसे? 1919 के अधिनियम को। इस समय मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव जबकि चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय है। इस अधिनियम के तहत प्रांत में अधिकांश, सब ध्यान से सुनिएगा, इस अधिनियम के तहत प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन तथा द्वैध शासन की स्थापना की गई। कहां पे? प्रांतों में। इससे पहले जो द्वैध शासन जो 1784 में हुआ था वो कहां पे हुआ था? केंद्र में हुआ था। कहां पे हुआ था? केंद्र में। उस समय तो प्रांत का कोई बात ही नहीं था। पहली बार जो प्रांतों में आंशिक रूप से द्वैध शासन की व्यवस्था की गई, कब की गई है? 1919 में। आंशिक रूप से प्रांतों में द्वैध शासन की जो व्यवस्था की गई है कब की गई है? 1919 में, ठीक है ना। प्रांतों में द्वैध शासन के जनक किसे माना जाता है? लियोनस कार्टियस को। प्रांतों में द्वैध शासन के जनक किसे माना जाता है? लियोनस कार्टियस को। प्रांतों में द्वैध शासन के जनक लियोनस कार्टियस को माना जाता है। इसकी शुरुआत हुई है 1919 से। इसकी शुरुआत कहां से हुई है? 1919 से। इस अधिनियम के तहत केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की गई और केंद्र में जो है ना द्विसदनीय, देखिए द्वैध शासन और द्विसदनीय दोनों अलग अलग चीज है। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की गई। जैसे अभी केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था है, ठीक है ना, लोकसभा राज्यसभा 2 सदन है, ठीक है ना। लेकिन प्रांत में द्वैध शासन कहने का मतलब कि बंटवारा कर दिया जाए, ठीक है ना, कि आप जो है ना प्रशासनिक कार्य देखिए, आप राजस्व वाला कार्य देखिए, ये क्या हो गया? द्वैध शासन हो गया। तो प्रांतों में जो द्वैध शासन आंशिक रूप से शुरुआत की गई है कहां, कब की गई है? 1919 के चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में। और प्रांत और उसके केंद्र में जो है ना द्विसदनीय व्यवस्था की जो पहली बार बात की गई है वो कब की गई है? 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में, ठीक है ना। ये सब बातें कभी कभी नहीं मिलती है तो लगता है कि नया बात है, ठीक है ना, लेकिन है तो है, इसको पढ़ना तो है ही। आगे आपको बताना है प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था जो है ये कब की गई है? 1919 में। और प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली कब शुरू हुई है? 1892। और प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली 1892 का तो बताए ही थे, 2 ही चीज इंपोर्टेंट था ही। 1892 में पहली बार भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। दूसरी बात
विधान परिषदों के सदस्य को जो है ना, भारतीय विधान परिषद के सदस्य को बजट पर बहस करने का अधिकार मिला था। बजट पर बहस करने का, मत का नहीं, मत देने का नहीं, बजट पर बहस करने का। मत देने का जो अधिकार मिलेगा ना, वो कब मिलेगा, तो वो 1909 में मिला था। कब मिला था, 1909 में मिला था। मत देने का जो अधिकार मिला था 1909 में मिला था, लेकिन बहस करने का अधिकार जो मिला था उससे पहले मिल गया था। कब, 1892 को। और उसके बाद प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की जो शुरुआत हो रही है वो कब हो रही है, 1919 में। 1919 में पहली बार महिलाओं को सशर्त वोट देने का जो अधिकार मिला था वो भी 1919 में ही मिला। पहली बार महिलाओं को सशर्त वोट देने का जो अधिकार मिला था वो 1919 में मिला। अच्छा, आपको लगता है ना कि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अब शुरू हो गई है, अब सभी लोग जैसे अभी हम लोग वोट कर रहे हैं वैसे वोट कर रहे होते हैं? वैसा नहीं था। जो राजे रजवाड़े थे ना, सिर्फ वही वोट करते थे। मुश्किल से मुश्किल 1.5 से 2% व्यक्ति जो है ना वो वोट करते थे, मात्र 1.5 से 2%। पूरे भारतीय जनता का 1.5 से 2% लोग ही वोट करते थे। जो रानियां वगैरह थी वो जो है सो वोट करने वाले पहले जो मतलब पहले वोट किए हैं वो कब किए हैं, 1919 में ही किए हैं। तो महिला को पहली बार 1919 में ही शामिल किया गया। सांप्रदायिक आधार पर सिख भारतीयों, एक और क्वेश्चन पूछता है, ध्यान से सुनिए। सांप्रदायिक आधार पर सिखों को, भारतीय ईसाइयों को, आंग्ल भारतीयों को और यूरोपीय के लिए अलग निर्वाचन सिद्धांत को लागू कर दिया गया। कब, 1919 में। देखिए पहली बार जो 1909 में जो किया गया था ना वो अल्पसंख्यक के लिए किया गया था। तो अल्पसंख्यक में ना मेनली उसमें मुसलमान को टारगेट किया गया था, मुसलमान के लिए। लेकिन पहली बार जो है ना दलित के लिए अलग व्यवस्था, ठीक है ना। उसके बाद भारतीय जो ईसाई हैं उनके लिए अलग व्यवस्था, भारतीय जो आंग्ल भारतीय है, आंग्ल यूरोपीय जो है उनके लिए अलग व्यवस्था। ये सब जो किया गया ना, ये कब किया गया, 1919 में। दलितों को भी वोट देने का जो अधिकार में शामिल किया गया वो कब किया गया, 1919 में ही किया गया था, ठीक है ना, 1919 में। इसके बाद देखिए इस अधिनियम में एक लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किया गया। और पहली बार जो आज जो आप लोग का यूपीएससी है, ठीक है ना, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके गठन का जो प्रावधान किया गया, गठन किया नहीं गया, गठन के बारे में जो प्रावधान किया गया वो कब किया गया, 1919 में ही। 1919 में ही कहा गया कि भारत में जो है ना एक यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का स्थापना किया जाए, संघ लोक सेवा आयोग का स्थापना किया जाए। ये कब किया गया, 1919 में। और बाद में चल करके ली कमीशन आती है कब, 1921 में। 1921 में ना ली कमीशन, 1900 अच्छा ठीक है, लिखे हुए हैं, ठीक है ना। 19 इसका स्थापना हमको नहीं याद है। देखिए 1926 में तो ली कमीशन अपना रिपोर्ट सौंप देता है और ली कमीशन के रिपोर्ट पर जो है 1926 में यूपीएससी का गठन हो जाता है। अच्छा ठीक है, मतलब 1919 के आधार पे ही, ध्यान दीजिए 1919 के आधार पे ही जो है ना 1919 में कहा गया कि आप लोग एक संघ लोक सेवा आयोग भारत में स्थापित कीजिए। 1923-24 में इसकी स्थापना की जाती है, किसकी, ली कमीशन का। एक कमीशन बनेगा, वही ना रिपोर्ट बताएगा कि कैसे कैसे क्या स्ट्रक्चर होगा। 1926 में चल करके फाइनली जो है संघ लोक सेवा आयोग का स्थापना हो जाता है। किस कमीशन के आधार पे, ली कमीशन के आधार पे, ठीक है ना। इसके बाद देखिए थोड़ा सा उब रहे हैं क्या आप लोग, थोड़ा सा ध्यान से और सुन लीजिए, ठीक है ना, खत्म ही हो जाएगा। इसके बाद देखिए इस अधिनियम के तहत एक वैधानिक आयोग का गठन का प्रावधान किया गया। एक वैधानिक आयोग का गठन का प्रावधान किया गया जिसे 10 वर्षों बाद जांच करने के पश्चात अपनी रिपोर्ट को संस्तुति करना था। एक वैधानिक आयोग का भी गठन किया गया कि ये जो 1909 का जो अधिनियम आया, 1892 का अधिनियम आया, 1919 का अधिनियम आया, इसका क्या फर्क पड़ रहा है, इसके बारे में एक जो है ना वैधानिक आयोग का गठन किया गया। और उसका काम था कि आप पूरा रिपोर्ट इसका तैयार कीजिए, ठीक है ना। और रिपोर्ट तैयार करके क्वेश्चन जो होगा लौटा दीजिए, ले जाइए। तो पूरा जो है इसका रिपोर्ट तैयार करके और आप बताइए कि इसका क्या क्या प्रभाव पड़ा है 1919 का, ठीक है ना। इसी रिपोर्ट का तैयार करके बाद में एक कमीशन आती है जिसको आप लोग बोलते हैं साइमन कमीशन। कौन सा कमीशन था, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन क्यों आया था भारत में, 1919 के रिपोर्ट का समीक्षा करके वो आया था। 1919 का रिपोर्ट का समीक्षा करने के लिए आया था कौन, साइमन कमीशन, जिसको भारत में बाद में उसका बहिष्कार किया गया, उसकी चर्चा आगे है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखिए 1935 में यह एक विस्तृत दस्तावेज था। 1935 का भारत शासन अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट। भारत का संविधान का समझिए कि 250 से ज्यादा आर्टिकल जो है डायरेक्ट शब्द सा, मतलब कोई चेंज नहीं, एकदम जैसा लिखा हुआ था ऐसा उठा करके कॉपी पेस्ट किया गया। 250 से प्लस आर्टिकल, तो समझ ही सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट होगा भारत शासन अधिनियम 1935 का।
यह एक विस्तृत दस्तावेज था जिसमें जैसे पहले जो आता था ना वो सब क्या आता था, तो मतलब थोड़ा सा कानून आता था, ठीक है ना, क्या आता था, कानून आता था कि इस क्षेत्र में ये, इस क्षेत्र में ये, इस क्षेत्र में ये। लेकिन पहली बार जो बृहद दस्तावेज आया है संविधान के रूप में जो बन करके आया है वो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था वही आया है। यह एक विस्तृत दस्तावेज था जिसमें 321 अनुच्छेद थे। अनुच्छेदों की संख्या 321। भारत शासन अधिनियम में अनुच्छेदों की संख्या कितनी? 321 अनुच्छेद थी। और अनुसूचियों की संख्या, शेड्यूल कितनी थी? 10, 8 नहीं 10। अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 10 अनुसूची थी, ठीक है ना, अनुसूची थी। यह इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था को समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन को लागू करने का और प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई, ठीक है ना। इसमें बोला गया कि आप प्रांत में जो है ना ये द्वैध शासन को समाप्त कीजिए, प्रांत में जो आप चला रहे हैं द्वैध शासन इसको समाप्त कीजिए, केंद्र में लगाइए द्वैध शासन। प्रांत के द्वैध शासन को समाप्त कीजिए, केंद्र में लगाइए द्वैध शासन। और प्रांतों को स्वायत्तता, स्वायत्तता समझ रहे हैं क्या होता है? स्वायत्तता को आप अगर संधि विच्छेद कीजिएगा मतलब स्वयं का सत्ता, स्वयं का सत्ता जो आज है, जो आज है प्रांतों के पास स्वयं का सत्ता है ना। बिहार राज्य के पास देख रहे हैं ना, बिहार अपना गवर्नमेंट है, ऐसा तो नहीं है कि भारत सरकार जो चलाता है उस हिसाब से चलता है, अपने पास है ना। तो प्रांतों को यह भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि प्रांतों को स्वायत्तता कब प्रदान की गई, तो 1935 में। प्रांतों को स्वायत्तता कब प्रदान की गई? 1935 में। राज्य में या फिर प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति कब की गई? 1935 में। केंद्र में द्वैध शासन को कब लागू किया गया? 1935 में, ठीक है ना, इस चीज को याद रखिएगा। आगे देखिए, कुछ प्रांतों में द्वैध सदनात्मक सदन की व्यवस्था की गई। द्वैध सदनात्मक, अभी बोलिएगा कि प्रांत में तो द्वैध शासन समाप्त किया गया, तो द्वैध शासन हम नहीं बोल रहे हैं, द्वैध सदन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? द्वैध सदन बोल रहे हैं, क्योंकि स्वायत्तता बोला ना अभी कि प्रांत के पास अपना स्वायत्तता होना चाहिए, ठीक है ना, अपना स्वयं का सत्ता होना चाहिए। इसके तहत प्रांतों में जो है ना, कुछ प्रांतों में स्वायत्तता के तहत जो है सो द्वैध सदनात्मक व्यवस्था की गई। इसके बारे में देखिए, कुल 11 ब्रिटिश प्रांतों में से 6 प्रांतों बंबई, मद्रास, बिहार, बंगाल, संयुक्त प्रांत और असम में विधान परिषद और विधानसभा दोनों की स्थापना की गई। ध्यान से सुनिए, मद्रास, बंबई, बिहार, बंगाल, संयुक्त प्रांत और असम में जो है ना विधान परिषद और विधान सभा दोनों की स्थापना की गई, मतलब 2 सदन की स्थापना की गई। टोटल उस समय जो प्रांतों की संख्या थी वो 11 थी। कितनी प्रांतों की संख्या थी? 11। 1935 में टोटल प्रांतों की संख्या कितनी थी? 11। और 1935 में जो है ना उसमें से 6 प्रांतों में 2 सदनात्मक व्यवस्था किया गया। वो कौन कौन सा प्रांत है, कभी अगर प्रश्न पूछा जाए तो ध्यान से सुन लीजिए। बंबई, मद्रास, बिहार, बंगाल, ये तो याद है, ये जहां पे पहले काम चलता था। बंबई, मद्रास, बिहार, बंगाल। इसके साथ जो आ जाएगा वो संयुक्त प्रांत, यानी कि अवध वाला जो क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश वाला, यूनियन प्रोविंस, ठीक है ना। और इसके साथ साथ नॉर्थ ईस्ट का याद रख लीजिए, असम, ठीक है ना, नॉर्थ ईस्ट का असम। फिर से एक बार बोलते हैं, बंबई, मद्रास, बिहार, बंगाल, ये चारों तो याद है ही। संयुक्त प्रांत और असम, संयुक्त प्रांत और असम, इसमें जो है ना पहली बार विधान परिषद और विधानसभा की स्थापना की गई 1935 में। प्रांतों की संख्या उस समय कितनी थी? 11। 6 प्रांतों में ऐसी व्यवस्था की गई। इस अधिनियम के तहत 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। एक संघीय न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की बात कर रही है। सुप्रीम कोर्ट का जो स्थापना हुआ वो 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में इसकी एक संघीय मतलब न्यायालय की स्थापना की गई। इसमें भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। और भारत परिषद जो इंडियन काउंसिल थी उसको जो 1858 में बनाया गया था इंडियन काउंसिल, जिसके हेड कौन होते थे? वही भारत के राज्य सचिव, भारत के राज्य सचिव, उसको समाप्त कर दिया गया। और समाप्त करके उसके बाद जो है इस अधिनियम के द्वारा बर्मा को, आगे देखिए, इस अधिनियम के द्वारा बर्मा को ब्रिटिश भारत से पृथक कर दिया गया और बर्मा को जो है ब्रिटिश भारत से हटा दिया गया, उसको मुक्त कर दिया गया, ठीक है ना। और 2 नए प्रांत, ठीक है ना, सिंध और ओडिशा का निर्माण हुआ। 2 नए प्रांत सिंध और ओडिशा का निर्माण हुआ, यानी कि 11 2 13। कितना प्रांत था? 11। अब 2 नया प्रांत का निर्माण हो रहा है, ओडिशा और सिंध का, ओडिशा और सिंध का, यानी कि अब टोटल 13 प्रांत हो जाएगा। इस अधिनियम के तहत देश में मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की भी स्थापना की गई। 1935 के अधिनियम के तहत जो है सो भारतीय रिजर्व बैंक की भी स्थापना की गई और संघीय न्यायालय की भी स्थापना की गई। कब? 1937 में। लगभग 10% जनसंख्या को मतदान का अधिकार दिया गया और यह भारत की सबसे बड़ी जनसंख्या थी जो मतदान कर रही थी 1935 में, सबसे ज्यादा। और कितना प्रतिशत जनता को शामिल किया गया?
10% को, भारत के कुल जनसंख्या का 10% जनता जो है 1935 के अधिनियम के तहत शामिल हुआ उसमें वोटिंग करने के लिए। इस अधिनियम के तहत एक संघीय लोक सेवा आयोग, प्रांतीय लोक सेवा आयोग, प्रांतीय सेवा आयोग तथा संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। और इसमें बोला गया कि आप लोग जो है ली कमीशन के तहत जो 1926 में जो यूपीएससी का गठन किया गया, बोला गया कि अगर इसके बाद भी अगर आपको जरूरत लगता है तो केंद्र में भी एक जो है सो आप सर्विस कमीशन और गठन कर लीजिए। अगर जरूरत लग रहा है तो राज्य में जो आज गठन हुआ है, ठीक है ना, स्टेट पीसीएस जो कहते हैं, ठीक है ना, मतलब राज्य स्तरीय जो पीसीएस है उनका गठन का भी प्रावधान जो किया गया वो कब किया गया? 1935 में। देखिए संघ लोक सेवा आयोग का जो गठन का प्रावधान किया गया था वो कब किया गया था? 1919 के अधिनियम के तहत। संघ लोक सेवा आयोग का जो गठन का प्रावधान किया गया था कब किया गया था? 1919 के अधिनियम के तहत। हुआ कब? 1926 में। हुआ कब? 1926 में। लेकिन स्टेट पीसीएस जैसे आज बीपीएससी को देखते हैं, यूपीपीएससी को देखते हैं, ये सब का जो गठन का प्रावधान किया गया ना, ये 1935 के अधिनियम के तहत किया गया। कब किया गया? 1935 के अधिनियम के तहत किया गया, ठीक है ना। इसके बाद देखिए अब लास्ट है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसमें भारत में ब्रिटिश राज को समाप्त कर दिया गया। अविभाज्य भारत का विभाजन कर 2 स्वतंत्र अधिराज्यों की स्थापना की गई। जो दोनों अधिराज्य क्या थे? भारत और पाकिस्तान, ठीक है ना। देखिए जब अंग्रेज यहां से गया है ना तो ऐसा नहीं है कि भारत और पाकिस्तान को अलग करके गया है। वो क्या करके गया जानते हैं? इतना बेकार काम करके गया है। वो जो है ना डोमिनियन स्टेट बना करके गया। क्या बना करके गया? डोमिनियन स्टेट बना करके गया। जैसे मान लेते हैं 1935 का ही बात मानते हैं। 1935 में जो है ना ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत टोटल 13 राज्य था। कितना राज्य था? 13 राज्य था। अब ये 13 राज्य को क्या बोला जानते हैं? कि हम जो है ना यहां से जा रहे हैं, हम जो है यहां से जा रहे हैं। आज तक जो शासन किए सो किए, ठीक है ना। आज से हमारा शासन खत्म हो जाएगा। आप लोग हुए डोमिनियन राज्य। क्या हुए? डोमिनियन राज्य। स्वतंत्र अधिराज्य हुए, राज्य नहीं, स्वतंत्र अधिराज्य हुए। मतलब अब आपको जो है ना 2 नया देश बन रहा है। एक बन रहा भारत, एक बन रहा पाकिस्तान। अगर आपको मन है तो पाकिस्तान में मिल जाइए, अगर आपको मन है तो भारत में मिल जाइए, और नहीं मन है ना तो एक तीसरा देश बना लीजिए। आपको मन है तो चौथा देश बना लीजिए, आपको मन है तो 5वां देश बना लीजिए। मतलब आप अपना संविधान बना लीजिए, अपना नाम रख लीजिए, अपने तरीका से चलाइए। भारत को ना एकदम टुकड़ा टुकड़ा करके अंग्रेज छोड़ा था। कब? 1947 में। लेकिन बहुत सारे उस समय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए व्यक्ति थे जो भारत को समेटने का काम किए। इसमें जो प्रमुख रूप से नाम आता है किनका आता है? जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल का नाम आता है, ठीक है ना। देखिए 2 अधिराज्यों को ब्रिटिश 5-7 मिनट और कर देते हैं, ठीक है ना। 2 अधिराज्य ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता मिल गई। इसके तहत 15 अगस्त 1947 को भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता का समाप्ति किया गया। जितने भी राज्य थे उस पर ब्रिटिश राज्य का संप्रभुता पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। कब? 1947 में। प्रत्येक अधिराज्य को अपना संविधान बनाने, भारत शासन अधिनियम के 1935 के तहत शासन संचालन करने की व्यवस्था की गई। और बोला कि अपना संविधान बना लीजिए, और जब तक दिक्कत हो रहा है ना तो भारत शासन अधिनियम 1935 में संविधान है ही बना हुआ, उसको लेकर के काम चलाइए। और उसके बाद जब मन होगा तो जिसमें मन होगा मिलिएगा, नहीं तो अपना संविधान आप बना लीजिए। ये कहा गया सारे राज्यों को, ठीक है ना। संविधान का निर्माण के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है ना। 5-7 मिनट में ही खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए संविधान निर्माण के लिए जो है सबसे पहले 1946 में कैबिनेट मिशन की स्थापना की जाती है। कैबिनेट मिशन भारत में कब आता है? 24 मार्च 1946 को आता है। और 24 मार्च 1946 को आता है। उसके बाद जो है संविधान सभा का गठन कब होता है? 6 दिसंबर 1946 को। 6 दिसंबर 1946 को। 6 दिसंबर 1946 को कैबिनेट मिशन के संस्तुति पर जो है संविधान सभा का गठन होता है। कैबिनेट मिशन के द्वारा बोला गया था कि प्रत्येक 10 लाख के जनसंख्या पे जो है ना आप एक जो है प्रतिनिधित्व चुन लीजिए, और ऐसे प्रतिनिधित्व की संख्या कितनी रखिए? 389। कितने संख्या रखिए? 389। और यही 389 व्यक्ति मिल करके और भारत के लिए एक संविधान का निर्माण कर लीजिए। लेकिन बाद में चल करके 1947 में आप लोग को याद होगा कि 1947 में भारत का विभाजन हो जाता है। भारत के विभाजन के फलस्वरूप उस संविधान सभा में टोटल जो व्यक्ति बचते हैं उन व्यक्ति का संख्या कितना था? 299। कितने व्यक्ति बचते हैं? 299। यही 299 व्यक्ति मिलकर के भारत का पूरा संविधान का जो है लेखा जोखा तैयार करते हैं, पूरा भारत का संविधान बनाते हैं, ठीक है ना। दस लाख की जनसंख्या पर एक सीट आवंटित की गई थी, पता है ही। संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है। 9 दिसंबर 1946 को बैठक होते ही उस समय जो है ना
सो अच्छा, बैठक होती है, एक क्वेश्चन बताइएगा, संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है यह किस देश के मॉडल पे होती है? किस, हम लोग अभी वहां के डसाल्ट से विमान खरीदे हैं, फ्रांस के मॉडल पे होती है, ठीक है ना। 9 दिसंबर 1946 को जो पहली बैठक होती है ना, वो हम लोग का फ्रांस के मॉडल पे बैठक होती है, और फ्रांस का मॉडल ही कहता है कि उस सभा में जो सबसे वरिष्ठतम अनुभवी सदस्य रहेंगे उनको आप अध्यक्ष चुन लीजिए। और इसी तरह से जो है 9 दिसंबर 1946 को आपको याद होगा कि सच्चिदानंद सिन्हा जो है वो क्या चुने जाते हैं, संविधान सभा के अस्थायी तौर पे अध्यक्ष चुने जाते हैं। और इसी के साथ साथ अस्थायी अध्यक्ष जब चुने जाते हैं सच्चिदानंद सिन्हा, तो वो बोलते हैं कि हम एक उपाध्यक्ष भी चुनेंगे, और उपाध्यक्ष का चयन करते हैं जिनका नाम क्या होता है, क्या नाम होता है, क्या, एच सी मुखर्जी, वो अस्थायी तौर पे होते हैं, ठीक है ना। हरेश चंद्र मुखर्जी हो जाते हैं ना, अस्थायी तौर पे होते हैं। फ्रैंको एंथोनी होते हैं, कौन होते हैं, फ्रैंको एंथोनी। संविधान सभा के पहले जो मनोनीत उपाध्यक्ष होते हैं ना, वो फ्रैंको एंथोनी होते हैं। संविधान सभा के पहले जो अस्थायी अध्यक्ष होते हैं ना, वो कौन होते हैं, सच्चिदानंद सिन्हा होते हैं। दूसरी बैठक होती है 2 दिन बाद। दूसरी बैठक कब होती है, 2 दिन बाद होती है, 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर को जो प्रमुख घटना होती है वो क्या होती है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी तौर पे अध्यक्ष चुना जाता है। अस्थायी तौर पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना जाता है। साथ साथ उपाध्यक्ष के तौर पे किसको चुना जाता है, एच सी मुखर्जी को, हरेश चंद्र मुखर्जी को। संविधान सभा के पहले जो उपाध्यक्ष होते हैं कौन होते हैं, एच सी मुखर्जी होते हैं। संविधान सभा के पहले मनोनीत उपाध्यक्ष कौन होते हैं, फ्रैंको एंथोनी। संविधान सभा के पहले मनोनीत उपाध्यक्ष की बात करें तो फ्रैंको एंथोनी, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष की बात करें एच सी मुखर्जी, ठीक है ना। हालांकि बाद में चल करके एक दूसरे व्यक्ति और होते हैं, ठीक है ना, जो 1947 में संविधान सभा के उपाध्यक्ष बनते हैं, जिनका नाम है, संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष होते हैं। दूसरे उपाध्यक्ष के नाम पहले हैं, वो तो पहले हैं, एच सी मुखर्जी तो पहले हैं। बीटी कृष्णामाचारी कौन है, संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष होते हैं, बीटी कृष्णामाचारी। दूसरे उपाध्यक्ष कौन होते हैं, बीटी कृष्णामाचारी। 11 दिसंबर के बाद दूसरा जो बैठक होता है वो कब होता है, 13 दिसंबर को, 2 दिन पे हो रहा है। 13 दिसंबर 1946 को जो प्रमुख घटना होती है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है ना उद्देश्य प्रस्ताव को भारतीय संविधान के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। भारतीय संविधान के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, जिसकी स्वीकृति जो है ना थोड़े मोड़े उसमें चेंज करके, और उसकी स्वीकृति जो है ना 22 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947 को उसको स्वीकार किया जाता है। और उस उद्देश्य प्रस्ताव का नाम जो है वो क्या कर दिया जाता है, भारत के संविधान का प्रस्तावना, भारतीय संविधान का प्रस्तावना। और यहीं से अब भारतीय संविधान का निर्माण चालू होगा। अगले दिन अगर आएंगे, ठीक है ना, तो भारतीय संविधान का कहां कहां से क्या हुआ है उसको करेंगे। नहीं